एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर स्टेप इनपुट। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस देखते हैं जबकि हमारे पास इनपुट जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, देखिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हम उसका टाइम कांस्टेंट चेक कर सकते हैं और उसकी डैम्पिंग चेक कर सकते हैं ना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट मतलब होता है कि वो अपने कितने फंक्शन के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, the value c of t is equal to 1 at t approaches to infinity। t approaches to 0 के 1 infinity के बाद वो क्या होता है? खुद को रिपीट कर होता है। अब देखिए t is equal to 3t तक पहुंचते हैं तो हम 5% ऑफ फाइनल वैल्यू। अच्छा, एक हमने पीछे एग्जांपल की थी, देखिए यहां तक। ठीक है, हम t is equal to क्या होगा? 1t के ऊपर गए तो 63% ऑफ फाइनल वैल्यू तक पहुंच गए। 2t के ऊपर गए तो 86% तक पहुंच गए। t is equal to 3t पे गए तो 95% तक पहुंच गए। यानी कि क्या फर्क रह गया? 5% का फर्क रह गया। जब 4t के ऊपर गए तो 3% का फर्क रह गया। जब 5t के ऊपर गए तो 1% का फर्क रह गया ना। तो टाइम कांस्टेंट बड़ा मैटर करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 4t या मैक्सिमम 5t तक हम जाते हैं। उसके बाद क्या है? वो c of t is equal to 1, यानी कि ओरिजिनल जितना भी वैल्यू होती है वो एज इट इज तकरीबन आउटपुट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, यही चीज लिखी है, c of t is equal to 1, t approaches to infinity, 5% of value of final value at 3t, 2% of final value at t is equal to 4t and 1% of final value at t is equal to 5t, जैसे हमने पिछले केस में देखा। तो प्रैक्टिकल केसेस में t is equal to 4t या जब हमारा सिस्टम थोड़ा रिलैक्स हो तो हम 3t तक पहुंचते हैं। ठीक है, t जो जितना स्मॉलर t होगा, जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा, उतने सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा? क्विकर होगा, सिस्टम का ज्यादा तेज रिस्पांस होगा। अच्छा, डैम्पिंग क्या चीज होती है? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी ना हो ना, ऑसिलेशन उसके अंदर कम से कम हो। तो हर सिस्टम के अंदर एक टेंडेंसी होती है जो अपोज करती है ऑसिलेशंस को। ठीक है, उसको हम डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, जो डैम्पिंग जो ऑसिलेटरी बिहेवियर को अपोज करती है और सिस्टम को स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, वो क्या होता है? डैम्पर होता है, डैम्पिंग होती है ना। डैम्पिंग फैक्टर को हम जीटा से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से लिखा, उसको जीटा पढ़ते हैं। अब देखें, एक फंक्शन लेते हैं, एक पहले सिस्टम लेते हैं, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, फिर उसका स्टेप इनपुट देंगे और फिर उसका रिस्पांस चेक करें। देखें, ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस s को अंदर s मल्टीप्लाई करें तो s स्क्वायर प्लस 2s बनता है ना। ऐसे ही s स्क्वायर प्लस 2s बनता है तो नीचे क्या है? s स्क्वायर है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करके s स्क्वायर मिल रहा है। जब s स्क्वायर मिल रहा है तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम ही स्टडी कर रहे हैं। तो g of s इज इक्वल टू ओमेगा n इंटू s इंटू s प्लस 2 जीटा ओमेगा n। ठीक है, अब उसको यूनिट स्टेप फीडबैक दिया तो h of s की वैल्यू क्या होगी? 1। जब इसको g ओवर 1 प्लस gh से सॉल्व किया, g की वैल्यू ये वाली वैल्यू रख लिया ना, g ओवर 1 प्लस g की वैल्यू वही वाली और h की वैल्यू क्या है? 1। इस सारे को सॉल्व किया, नीचे एलसीएम ले लिया, एलसीएम नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर है क्या? ओमेगा और नीचे आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म जब यहां पे आ जाएगी तो यहां पे बनेगा s स्क्वायर प्लस 2s जीटा ओमेगा एन एस, ये वाली थी ना। तो ये सेकंड ऑर्डर का रिस्पांस बन गया। अब हमने इसको यहां पे इनपुट क्या देनी है? यूनिट स्टेप इनपुट देनी है, फिर इसका रिस्पांस चेक करना। ठीक है, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन बन गया। अब अगर इसके हम रूट्स चेक करने की कोशिश करें, इसके रूट देखें, यहां से निकाल सकते हो ना, s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन एस इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या बनता है? b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो b स्क्वायर के b की वैल्यू क्या है? 2 जीटा ओमेगा एन, तो माइनस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 2 जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या है? ओमेगा एन, तो ओमेगा एन स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई करती 4ac। जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 और इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 बनता है,
या 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा जी जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ओमेगा एन स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जब ओमेगा एन स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो बाहर आके क्या बन जाएगा, ओमेगा एन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बना माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन इनटू जीटा माइनस 1। अब देखें ये सारी चीजें जिसमें सिस्टम रिस्पांस लाई कर है ना, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन जीटा एन माइनस 1 है ना, इस जीटा एन माइनस 1 के ऊपर इसका सारे का रिस्पांस चेक करेगा। देखें अगर इस केस में अब देखें जीटा एन स्क्वायर माइनस 1 की अगर वैल्यू, ये सारे की वैल्यू क्या होती है, जीटा एन की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो ये क्या हो जाएगा, सारा नेगेटिव आ जाएगा ना। ये वाली टर्म इस टर्म से ये माइनस 1 वाली ज्यादा आ जाएगी, जब ये से ये माइनस 1 वाली ज्यादा आ जाएगी तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स मिल जाएंगे। जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स मिल जाएंगे तो हमें ऑसिलेटरी सिस्टम मिलेगा। जब जीटा एन की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा होगी, यानी कि जीटा एन स्क्वायर है ना, जीटा एन स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट आंसर मिलेंगे। इसी तरह जीटा एन की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमें क्या मिलेंगे, रियल एंड रिपीटेड आंसर मिलेंगे। ये चीज देखें, जब जीटा एन प्लस 1 जीटा एन माइनस 1 ओवरऑल जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगी। ठीक है ना, जब देखें ना ये वाली वैल्यू जीटा एन की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा हो जाएगी तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यही चीज लिखिए, जीटा एन माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास क्या मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे। इसी तरह जब जीटा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स मिलेंगे। इसी तरह जब जीटा एन की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में होते हैं। जब कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में होते हैं तो वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होते हैं। अब देखिए जीटा एन की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो तो सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है। ठीक है, जीटा एन की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो तो सिस्टम क्या होता है, अंडर डैम्प्ड होता है। तो ये इसके जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसके दूसरे और तीसरे में कॉम्प्लेक्स पोल्स लाई कर रहे हो। देखिए ना 0 से 1 के बीच में क्या मतलब है, लेस देन, ये वाला लाई कर रहा है ना इस एरिया में। ये कहता है जी ग्रेटर देन 1 हो और ये कहता है 1 के इक्वल हो। ना ग्रेटर देन 1 है ना 1 के इक्वल है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 ही ना। जब लेस देन 1 ही है तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आ जाएंगे तो सिस्टम क्या आ जाएगा, अंडर डैम्प्ड आ जाएगा। ठीक है, अंडर डैम्प्ड सिस्टम आ गया। इसी तरह जब जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। तो दोनों रूट्स क्या होंगे, एक ही जगह के ऊपर होंगे। जब दोनों रूट्स एक ही जगह के हो गए तो सिस्टम हमारा क्या होगा, क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। ठीक है, इसी तरह जीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 आ जाएगी तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्प्ड होगा। अच्छा, अगर जीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर जब जीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो बाकी -1 रह जाएगा ना, तो हमारा रिस्पांस कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब 0 हो जाएगी जीटा की वैल्यू तो हमारे पास सिर्फ प्लस माइनस की 2 टर्में रह जाएंगी ना। जब प्लस माइनस जे ओमेगा रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो दरमियान वाली लाइन होती है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये वैल्यूज लाई करेंगे तो हमारे सिस्टम का रिस्पांस इस तरह ऑसिलेशंस में हो जाएगा। इसी तरह अगर जीटा की वैल्यू 0 से -1 के बीच में हो, जीटा से -0 से -1 के बीच में हो तो सिस्टम का रिस्पांस कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे हमारा 0 से 1 के बीच में था तो वो क्या करता, आस्ता आस्ता डाई डाउन हो रहा था। 0 से -1 के बीच में तो ये आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, जब 0 से -1 के बीच में 0 से 1 के बीच में था तो ये क्या हो रहा था, आस्ता आस्ता डाई डाउन हो रहा था ना, अंडर डैम्प्ड सिस्टम था। इसी तरह 0 से -1 के बीच में हो, 0 से -1 के बीच में तो देखिए उसका उलट रिस्पांस है, ये क्या हो रहा है, आस्ता आस्ता इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह जीटा की वैल्यू -1 के इक्वल हो तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे और सिस्टम हमारा
स्टेडी रिस्पॉन्स आ जाएगा। इसी तरह जीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हमारे पास दो डिफरेंट पेयर्स आएंगे और इस तरह का रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, इस तरह जीटा चेंज करने से रिस्पॉन्स चेंज होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में हो तो अंडर डैम्प्ड होता है, और अगर 1 हो तो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ओवर डैम्प्ड होता है। ये तीन चीजें आपके ध्यान में जरूरी रहनी चाहिए। और जीटा क्या चीज होती है, डैम्पिंग फैक्टर होता है ना, ये जीटा डैम्पिंग फैक्टर होता है। ये हम कहां से निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, एस स्क्वायर प्लस 2 साइज जीटा ओमेगा एन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे एग्जांपल से मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। टाइम रिस्पांस की कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं। डिले टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो क्या होती है, ओवरशूट और सेटलिंग टाइम। ठीक है, ये सारे स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। देखिए, डिले टाइम वो होता है जब हमारा जो सिस्टम होता है उसका रिस्पांस 50% ऑफ स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंच रहा होता, वो डिले टाइम होता है। ठीक है, जब पहली दफा हमारा सिस्टम जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस को जब टच करता है, तो पहली दफा जब टच करता है तो वो क्या होता है, राइज टाइम होता है। ठीक है, पीक टाइम क्या होता है, जब सिस्टम अपने पीक वैल्यू के ऊपर, किसी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर पहुंच जाता है वो वाला। सेटलिंग टाइम होता है जब सिस्टम अपने स्टेडी स्टेट एरर के अंदर आ जाए। ठीक है, एक फिगर से देखते हैं। देखिए, यहां से हमने यूनिट स्टेप इनपुट बनानी है, तो हमने क्या किया, पहले सिस्टम को ऑन किया। ठीक है, इसको इनपुट दी। अब हमारी रिक्वायर्ड क्या है, 1 रिक्वायर्ड है, यूनिट स्टेप रिक्वायर्ड है, तो इसका 50% क्या हो गया, 0.5 आ गया। जब ये 0.0 से 0.5 यानी कि 50% तक पहुंचेगा तो ये इसका क्या टाइम होगा, डिले टाइम। ठीक है, देखो ना, डिले टाइम भी आपको बताया था, डिले टाइम क्या होता है, 50% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो ये 0 से जब 50% यानी 0.5 तक पहुंच गया तो इससे पीछे वाला इसका क्या टाइम है, डिले टाइम है। ठीक है, उसके बाद राइज टाइम देखते हैं। देखिए, राइज टाइम वो होता है कि अपना सिस्टम अपना क्या होता है, पहली पोजीशन पहली दफा उसके अंदर एंटर हो जाता है। अब यहां से हमारा जो बैंड है वो कहता है जी आप 1 के अंदर 0.2 का मार्जिन रखे ना, प्लस माइनस, यानी कि ये वाला हमारा एरर की रेंज है, यानी कि इसके अंदर अगर आ गया तो उसको ये 1 ही कंसिडर करे। जब ये चलता जाता है तो जब 0.98 या 0.99 होता है तो ये हमें एक सिग्नल आ जाता है कि आपकी इनपुट आ गई है। ठीक है, ये 1 से पहले भी आ सकता है, क्योंकि हमारा एरर जो होता है, हमने सिस्टम की एक रेंज जो रखी होती है, जैसे इस केस में प्लस माइनस 0.02 रखी। जब प्लस माइनस 0.202 रखी हुई है तो 0.98 को भी वो 1 लेगा, 1.02 को भी वो 1 लेगा। जब पहली दफा इसको हिट किया, जब पहली दफा इस वैल्यू को हिट किया तो ये वाला टाइम क्या हो गया, राइज टाइम। ठीक है, ये राइज टाइम हो गया। अब उसके बाद चलता गया जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए, जितनी मैक्सिमम तक पहुंच सकता है, जब उस तक पहुंच गया तो वो वाला टाइम इसका पीक टाइम, टीपी हमने लिखा हुआ। ठीक है, पीक टाइम होगा। इसके बाद ये क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी रेंज के अंदर सेट करने की कोशिश करे। जब रेंज के अंदर सेट हो गया, ठीक है, जिस टाइम के ऊपर पहली दफा सेट हो गया वो क्या हो जाएगा, इसका सेटलिंग टाइम। इंसानों की कैलकुलेशन भी हम आगे चल के देखेंगे ना। राइज टाइम, डिले टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, TD is equal to 1 plus 0.7 zeta divided by omega n। ठीक है, जीटा डैम्पिंग फैक्टर है, ओमेगा n हमारे पास गिवन होगा कंपेयर करके। डिले टाइम क्या होता है, 50% आप फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। राइज टाइम क्या होता है, आप क्या करते हैं, उस रेंज को पहली दफा हिट कर देते हैं। तो TR is equal to पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ठीक है, पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। अब बीटा भी नहीं पता, ओमेगा डी भी नहीं पता, ये कैसे फाइंड करते हैं, तो बीटा फाइंड करते हैं tan इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीटा। इसका सारे का ऊपर स्क्वायर रूट होता है, नीचे सिर्फ जीटा होता है। ठीक है, ओमेगा डी डिले जो फाइंड करते हैं इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम ओमेगा डी फाइंड करते हैं। जब ये वाली दोनों वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम इसका राइज टाइम फाइंड कर लेते हैं। पीक ओवरशूट, इनकी मैक्सिमम पीक ओवरशूट टाइम कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम पीक ओवरशूट परसेंटेज में फाइंड होता है, तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, e रेज़्ड पावर
e raised to power negative zeta into pi डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्केयर सारे का स्केयर रूट नीचे वाले का। ठीक है, इस फार्मूले से मैक्सिमम पीक ओवरशूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पीक ओवरशूट की वैल्यू हम इससे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह पीक टाइम फाइंड करना हो तो टीपी इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ठीक है, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी आपने कैसे फाइंड किया था? ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस जीटा स्केयर। सही हो गया। अगर सेटलिंग टाइम फाइंड करना हो, सेटलिंग टाइम नॉर्मली जैसे आपको बताया 4 टा तक होता है, तो ts इज इक्वल टू 4 इंटू टी। 4t आ गया, तो t की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? 4 इंटू टी। ये t कैसे फाइंड? इसका डायरेक्ट मेथड है 4 डिवाइडेड बाय जीटा इंटू मेगा एन। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय जीटा इंटू मेगा एन, इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं टाइम रिस्पॉन्स। बाकी सारी वैल्यूज के हमने फॉर्मूले डिस्कस किए ऊपर। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं, हमें सारी चीजें फाइंड करने की कोशिश कर। 16s इंटू एस प्लस 5 है ना, तो ये s जब s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनेगा। जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनेगा तो वो कहता है यूनिटी फीडबैक है, तो g ओवर 1 प्लस h फाइंड करना पड़ेगा। h की वैल्यू क्या होगी? इसमें 1 होगी। जब h की वैल्यू 1 होगी तो सारे को सॉल्व करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ओमेगा एन का स्क्वायर है। ठीक है, ये ओमेगा एन का स्क्वायर है, और ये क्या चीज है? 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, साथ में s मल्टीप्लाई हो 2 जीटा ओमेगा एन है ये। ठीक है, इन दोनों से कंपेयर करके हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है? ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, जब ये वाली 5s किसके इक्वल हुआ? 2 जीटा ओमेगा एन एस के इक्वल। ये किसके इक्वल है? ओमेगा एन किसके इक्वल हुआ? ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल हुआ 16 के, तो ओमेगा एन बना 4 के ना, इसका स्क्वायर रूट। ये हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 आ गया। ओमेगा एन की वैल्यू जब 4 आ गई तो यहां पे आप ओमेगा एन पुट करें। ठीक है, जब ओमेगा एन पुट करेंगे तो आपके पास जीटा निकल आएगा। ठीक है, एस और एस तो वैसे भी कैंसिल हो जाने ना, तो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, तो जीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा एन। जब ओमेगा एन की वैल्यू जब हमने 4 पुट की तो ये जीटा बना 0.625। जब 0.625 बना तो इससे हम सेटलिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय जीटा इंटू ओमेगा एन। जीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली 0.625, ओमेगा एन की वैल्यू भी 4 फाइंड कर ली, तो सेटलिंग टाइम इसका कितना है? 1.6 सेकंड्स। यानी कि 1.6 सेकंड्स के बाद ये अपनी एरर के अंदर आ जाता है, अपनी रेंज के अंदर आ जाता है। बाकी चीजें देखते हैं। मैक्सिमम पीक ओवरशूट e रेज़्ड पावर माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जब जीटा एन की ये वैल्यू पुट किया आपने, जब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से फाइंड किया तो ये 8.08 यानी कि ये 8% अपनी ओरिजिनल वैल्यू से ऊपर तक जाता है। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।